कल्पना कीजिए एक ऐसे उद्योग की जो किसी देश की लगभग 2/3 आबादी को रोजगार देता हो, मतलब जिस पर करोड़ों परिवारों का जीवन टिका है। हाँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसकी सालाना विकास दर 2% से भी कम है, तो आप क्या कहेंगे? हम्म। किसी भी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में अगर आप ये डेटा पेश करें ना। तो तुरंत उस कंपनी को बंद करने या पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करने की बात शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम भारत के ग्रामीण और कृषि परिदृश्य को देखते हैं, तो यही वो कठोर वास्तविकता है जिसका सामना करोड़ों लोग हर दिन कर रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी जटिलता को समझना है। और ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी का वो प्रसिद्ध विचार है कि भारत की असली प्रगति शहरों में नहीं बल्कि गांवों में है, और दूसरी तरफ हमारे पास आज के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हाँ, जो 2023-24 का डेटा है। सही कहा। इस डेटा के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की जो विकास दर है वो गिरकर 2% से नीचे आ गई है, जबकि देश की 69% आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। मतलब ये आंकड़ा अपने आप में डरावना है। भारत की 1/4 आबादी अभी भी घोर निर्धनता में है। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो क्षेत्र पूरे देश का पेट भर रहा है वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज हम सिर्फ खेती किसानी की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं। हम उस पूरी अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र और उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जो ग्रामीण भारत को चलाता है। मैं कहूंगी कि इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके फाइनेंशियल सिस्टम को देखना होगा। पैसे वाले हिस्से को, राइट? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई क्षेत्र इतनी कम विकास दर पर अटका है तो वहाँ एक आम इंसान अपना गुजारा कर कैसे रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है। देखिए, खेती का जो पूरा अर्थशास्त्र है ना, वो मुझे किसी स्टार्टअप के इंक्यूबेशन पीरियड की तरह लगता है। वो कैसे? जैसे जब कोई उद्यमी अपनी कंपनी शुरू करता है, तो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। खेती में भी तो यही होता है। किसान आज बीज बोता है, लेकिन फसल कटने और बिकने तक कई महीनों का गैप होता है। बिल्कुल, एक लंबा अंतराल होता है। और इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उसे अपना परिवार भी पालना है, खाद बीज का खर्च भी उठाना है और अचानक आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों को भी देखना है। यहीं से वो क्रेडिट या ऋण का चक्र शुरू होता है। और ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो इसी गैप ने, इसी अंतराल ने किसानों को स्थानीय साहूकारों के जाल में धकेला है। इसी चक्र को तोड़ने के लिए 1969 में सोशल बैंकिंग का प्रयोग शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि गांव तक क्रेडिट पहुंचाना था। सही बात है। और आगे चलकर 1982 में नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। लेकिन असली बदलाव शायद इन बड़े बैंकों से नहीं आया है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी बदलाव माइक्रो फाइनेंस के जमीनी मॉडल से आया। जैसे कि हमारे स्रोतों में केरल के कुटुंबश्री मॉडल का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, 1995 वाला प्रोग्राम, जो कोई बहुत बड़ी सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि गरीब महिलाओं के छोटे छोटे समूहों द्वारा की गई सूक्ष्म बचतों का एक प्रयोग था। असल में इस मॉडल के काम करने का तरीका ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें महिलाएं हर हफ्ते 10 या 20 रुपए जैसी बहुत ही छोटी रकम जमा करती हैं। सिर्फ 10-20 रुपए? हाँ, बस इतनी सी रकम। लेकिन जब ये रकम एक पूल बन जाती है तो उसी समूह की किसी महिला को बिना किसी गारंटी के ऋण दे दिया जाता है। शायद एक बकरी खरीदने के लिए या एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने के लिए। और फिर वो महिला उस ऋण को चुकाती है, जिससे पूल और बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। और ये देखना अद्भुत है कि इन छोटी छोटी बचतों के दम पर ये एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक बन गया। 2019 तक आते आते इसमें करोड़ों सदस्य जुड़ गए और 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी इकट्ठी हो गई। हाल के वर्षों में जन धन योजना ने भी काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले और करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की उस पूंजी को औपचारिक व्यवस्था में लाया गया, जो पहले घरों में बस ऐसी ही पड़ी रहती थी। पर या मुझे एक बड़ी तार्किक समस्या नजर आ रही है। मान लीजिए कि किसान को कर्ज मिल गया, जनधन या माइक्रो फाइनेंस से उसने पैसे का इंतजाम कर भी लिया। उसने अच्छी खाद और बीज डालकर एक बेहतरीन फसल भी तैयार कर ली। लेकिन इसके बाद क्या? उपज को बेचने के स्तर पर आकर तो ये पूरा मॉडल फेल होता हुआ दिखता है। वो इसलिए क्योंकि भंडारण या स्टोरेज की भारी कमी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उचित भंडारण न होने के कारण आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पाद या तो खेतों में या गोदामों तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते हैं। 10%?
ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। ये पूरी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। जब किसान की 10% मेहनत सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिल जाए क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उसका सीधा असर उसकी आमदनी पर पड़ता है। और इससे भी बड़ा संकट तो मार्केट के स्ट्रक्चर का है। मतलब एक तरफ सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की घोषणा करती है। एफसीआई जैसी विशाल संस्थाएं हैं जो सीधे फसल खरीदने के लिए बनाई गई हैं। हाँ। फिर ऐसा क्यों है कि आज भी 90% कृषि उत्पाद निजी व्यापारियों, बिचौलियों या उन्हीं पुराने साहूकारों को बेचे जा रहे हैं? ये सरकारी सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे बहुत ही व्यवहारिक कारण है। देखिए, सरकारी संस्थाएं हर गांव, हर पंचायत तक नहीं पहुंच सकती। एफसीआई के जो खरीद केंद्र हैं, वो अक्सर दूर होते हैं। और वहाँ नियम भी तो बहुत सख्त होते हैं। हाँ, फसल की क्वालिटी को लेकर कड़े मानक होते हैं और पेमेंट मिलने में भी समय लग सकता है। दूसरी तरफ वो स्थानीय व्यापारी या साहूकार है जिसने फसल बोने से पहले ही किसान को कर्ज दे रखा है। ओहो, तो मतलब वो कर्ज की शर्त ही यही होती है कि फसल मुझे ही बेचनी पड़ेगी? बिल्कुल। शर्त ये होती है कि फसल कटने पर किसान उसे बाजार भाव से कम कीमत पर उसी व्यापारी को बेचेगा। अब चूंकि किसान के पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता, वो खेत से ही फसल औने पौने दाम पर बेचकर कर्ज चुकाने को मजबूर हो जाता है। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें किसान का हारना तय है। लेकिन क्या इस बिचौलिया व्यवस्था को बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जो काम कर रहा हो? बिल्कुल है। कुछ राज्यों ने इसके बहुत ही शानदार विकल्प तैयार किए हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में अपनी मंडी का मॉडल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायथू बाजार और तमिलनाडु में उजावर मंडी के प्रयोग हुए हैं। इन मंडियों में अलग क्या होता है? इनका मूल सिद्धांत ये है कि किसान अपनी उपज लेकर सीधे शहर आता है और कंज्यूमर्स को बेचता है। बीच से जब कमीशन खोर हट जाते हैं तो उपभोक्ता को ताजी सब्जी सस्ती मिलती है और किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिलता है। ये तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन फिर भी जब पारंपरिक खेती में मौसम का धोखा, स्टोरेज का संकट हो और बिचौलियों का कब्जा हो, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी समझदार इंसान सिर्फ एक ही फसल के भरोसे नहीं बैठ सकता। सही बात है। और यहाँ से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की एंट्री होती है। किसान अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। हाँ, जोखिम को कम करने का ये सबसे पुराना और प्रामाणिक अर्थशास्त्र है। आज खेती का मतलब सिर्फ गेहूं या धान उगाना नहीं रह गया है। पशुपालन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमारे डेटा के हिसाब से भारत में 303 मिलियन मवेशी हैं। बिल्कुल। और कुल पशुधन में 61% हिस्सा मुर्गियों का है, जो कि बहुत तेजी से कैश देने वाला व्यवसाय है। और अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड का उदाहरण दिखाता है कि सही नीतियां कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 1951 से 2021 के बीच भारत में दूध का उत्पादन 12 गुना बढ़ गया। और ये कोई जादू नहीं था, ये अमूल जैसे कोऑपरेटिव मॉडलों की सफलता थी जिसने दूध उत्पादकों को सीधा बाजार से जोड़ा। और ऐसा ही एक बड़ा बदलाव हमने हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी में भी देखा है ना, जिसे स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज बागवानी पूरे कृषि जीडीपी का सिर्फ 6% हिस्सा घेरती है जमीन के मामले में, लेकिन ये कुल कृषि उत्पादन मूल्य का 1/3 हिस्सा है। मतलब कम जमीन में ज्यादा मुनाफा? बिल्कुल। भारत आज दुनिया में फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पारंपरिक फसलों की तुलना में ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। और जब हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, एक अलग ऑर्गेनिक सेक्शन होता है। हाँ, और अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है। जैविक उत्पाद पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 10% से लेकर 100% तक ज्यादा महंगे बिकते हैं। और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का खर्च भी तो नहीं है। सही कहा। और मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लंबी अवधि में ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो यहाँ एक बहुत भी सीधा सा सवाल उठता है, अगर जैविक खेती से इतनी ज्यादा कमाई होती है, लागत कम है और इसकी मांग भारत से लेकर यूरोप तक है, तो देश का हर किसान रातों रात जैविक खेती क्यों नहीं अपनाने लगता? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब खेती की जमीनी हकीकत में छिपा है। देखिए, रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाना कोई स्विच दबाने जैसा काम नहीं है। तो असल में होता क्या है? जब कोई किसान अपने खेत में रसायनों का उपयोग बंद करता है, तो शुरुआती 3 से 4 वर्षों तक
खेत की उत्पादकता अचानक से गिर जाती है। इसे ट्रांजिशन पीरियड या आप कह सकते हैं घाटे की घाटी कहा जाता है। और भारत के 78% किसान सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। वे हर मौसम की उपज से अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो वे 3 साल के उस घाटे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसके साथ ही जैविक उत्पादों को तुरंत बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि वे रसायनों के बिना बहुत जल्दी खराब होते हैं। और उसका सर्टिफिकेशन लेना भी तो बहुत महंगा और मुश्किल प्रोसेस है। बिल्कुल। हालांकि सामूहिक प्रयासों से इसे सफल बनाया जा सकता है। जैसे नागपुर में प्रकृति संगठन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे स्रोतों में है, जहां 130 किसानों ने मिलकर 120 हेक्टेयर जमीन पर जैविक कपास उगाया। लेकिन इसके लिए उन्हें कई सालों तक संस्थागत समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, एक अकेला छोटा किसान ये जोखिम नहीं उठा सकता। चलिए, अभी तक हमने पूंजी, बाजार और फसलों के प्रकार पर बात की, लेकिन अब इस चर्चा को उस दिशा में ले जाते हैं जो अक्सर इन आर्थिक आंकड़ों के पीछे छिप जाती है। आप ग्रामीण समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खेती कैसे हो रही है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि खेती असल में कर कौन रहा है। ये बहुत ही अहम बिंदु है। जब हम 1960 और 70 के दशक की हरित क्रांति को देखते हैं तो अर्थशास्त्रियों को सिर्फ बढ़ता हुआ उत्पादन नजर आता है, लेकिन समाजशास्त्रियों को कुछ और ही दिखता है। जैसे एम.एन. श्रीनिवास की प्रबल जाति या डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा। हाँ, ये इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। श्रीनिवास ने बताया कि गांव में कुछ विशेष जातियां होती हैं जिनके पास न सिर्फ संख्या बल होता है, बल्कि जमीन का मालिकाना हक और राजनीतिक पहुंच भी होती है। तो जब हरित क्रांति आई तो उसका फायदा भी इन्हीं को मिला होगा। बिल्कुल। नई तकनीक, हाइब्रिड बीज, ट्रैक्टर और ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं प्रबल जातियों को मिला, क्योंकि उनके पास पूंजी थी। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण समाज में विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन को जन्म दिया। मतलब अमीर किसान और अमीर हो गए और गरीब किसान पीछे छूट गए। हाँ, और जो भूमिहीन मजदूर थे वो पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिए गए। वह जब सरकार ने इस खाई को पाटने के लिए भूमि सुधार और हदबंदी कानून या सीलिंग एक्ट लागू किए, ये तय करने के लिए कि कोई एक परिवार एक सीमा से अधिक जमीन नहीं रख सकता, तो जो तरकीबें अपनाई गईं वो हैरान करने वाली थीं। बेनामी हस्तांतरण की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल आज की आधुनिक कॉर्पोरेट शेल कंपनियों जैसा लगता है। जिस तरह आज बड़ी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कागजों पर फर्जी कंपनियां बना लेती हैं, है ना? हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। ठीक वैसे ही उस समय के ताकतवर जमींदारों ने कानून से बचने के लिए अपनी एक्स्ट्रा जमीनें अपने नौकरों, दूर के रिश्तेदारों या पुश्तैनी कर्मचारियों के नाम कर दी। और यहाँ तक कि कई मामलों में अपनी पत्नियों को कागजों पर तलाक दे दिया गया, ताकि वे एक अलग परिवार के रूप में जमीन की मालकिन बन सकें। मतलब कागजों पर सब कुछ लीगल था, लेकिन असल में पूरी जमीन का कंट्रोल उसी एक ताकतवर व्यक्ति के हाथ में रहा। इससे ये साबित होता है कि जब तक समाज में शक्ति का संतुलन नहीं बदलता, केवल कानून बना देने से जमीन का असल बंटवारा नहीं होता। सही कहा। लेकिन इस ग्रामीण समाजशास्त्र का एक और भी चौंकाने वाला पहलू है जिसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो है कृषि का महिलाकरण या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, इस पूरी चर्चा का ये शायद सबसे बड़ा आंखें खोलने वाला तथ्य है। मतलब हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं और जब भी किसान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक पुरुष की छवि उभरती है जो हल चला रहा है। बिल्कुल, नीतियां भी किसान को एक पुरुष मानकर ही बनाई जाती हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। तो जमीनी सच्चाई क्या है? खेती में संकट बढ़ने के कारण परिवारों को पालने के लिए पुरुषों ने भारी संख्या में शहरों की तरफ पलायन किया है। वे निर्माण स्थलों पर या कारखानों में मजदूरी करने चले गए और गांवों में पीछे छूट गई महिलाएं। और अब खेती की पूरी जिम्मेदारी उन महिलाओं के कंधों पर है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक सब कुछ वही कर रही हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण उन्हें किसान का दर्जा ही नहीं मिलता। उन्हें खेती के काम के लिए पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मजदूरी दी जाती है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उनके पास उस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं होता जिस पर वे खून पसीना एक कर रही हैं। सही कहा, वे अपने ही खेतों में एक तरह से अदृश्य मजदूर बन गई हैं। और मजदूरी के इस शोषण को समझने के लिए समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन का घुमक्कड़ मजदूर या फुटलूज लेबर का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत कैसे काम करता है? ऐसा क्यों है कि एक अमीर किसान अपने ही गांव के लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता? इसके पीछे विशुद्ध रूप से सत्ता और पैसे का गणित है।
ब्रेमन बताते हैं कि अमीर किसान जानबूझकर स्थानीय मजदूरों को काम पर रखने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय मजदूर गांव की सामाजिक डायनामिक्स समझते हैं। वे एक साथ मिलकर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं या पुराने संबंधों के आधार पर कुछ रियायत मांग सकते हैं। इसलिए वो बाहर से मजदूर लाते हैं। हाँ, वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को काम पर रखते हैं। जो प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं वे उस गांव में पूरी तरह से अलग थलग होते हैं। उनका कोई सोशल सपोर्ट नहीं होता। तो उनका शोषण करना, उन्हें कम पैसे देना और ज्यादा घंटों तक काम कराना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, विरोध को दबाना आसान होता है। मतलब अपने गांव के मजदूरों को शहर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने यहाँ लाकर शोषण का एक नया चक्र चलाया जाता है। और ये सब उस समय और भी खतरनाक हो गया जब 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण की आंधी आई। हाँ, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद राज्य ने कृषि क्षेत्र से अपना संरक्षण वापस लेना शुरू कर दिया। सब्सिडी कम की जाने लगी और एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNCs के लिए खोल दिया गया। और यहीं से भारत में संविदा खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एंट्री हुई। पेप्सी और कोको कोला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां सीधे किसानों के पास पहुंची। हाँ। अब अगर कोई इसे पहली नजर में देखे तो लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी कंपनी किसान को अच्छे बीज दे रही है, एडवांस पैसा दे रही है और फसल कटने पर एक तय कीमत पर खरीदने की लिखित गारंटी भी दे रही है। तो इसमें दिक्कत क्या थी? देखिए, कागजों पर तो ये एक परफेक्ट सिस्टम लगता है, लेकिन जमीन पर इसने एक नए तरह की गुलामी को जन्म दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थानीय खाद्य सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस अपने मतलब की फसलें चाहिए थी। बिल्कुल, उन्हें केवल उन नकद फसलों या कैश क्रॉप्स की जरूरत थी जो उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल बन सकें, जैसे चिप्स के लिए खास तरह के आलू, केचप के लिए टमाटर या विदेशी फूल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन खेतों में पीढ़ियों से ज्वार, बाजरा या गेहूं उगता था, वहां अचानक सिर्फ एक ही तरह की नकद फसल उगाई जाने लगी। और इससे किसानों का वो सदियों पुराना देसी ज्ञान खत्म हो गया जो उन्हें मिक्स्ड फार्मिंग के जरिए मौसम की मार से बचाता था। और ये केवल ज्ञान के खात्मे तक सीमित नहीं था ना। इन नई फसलों के लिए बहुत महंगे रासायनिक कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी। हाँ, बीजों के लिए भी किसान पूरी तरह से कंपनियों पर निर्भर हो गए। खेती का पूरी तरह से इंडिविजुअलाइजेशन या व्यक्तिकरण हो गया। मतलब पहले किसान एक कम्युनिटी के रूप में रिस्क शेयर करते थे, लेकिन अब हर किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट और कर्ज के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा था। और जब मौसम खराब होता या फसल में कोई नई बीमारी लग जाती तो कंपनी तो अपने अनुबंध से पीछे हट जाती थी, लेकिन वो किसान उस भारी कर्ज के नीचे दब जाता था। और इस कर्ज का जाल का जो अंतिम परिणाम हुआ वो शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हमारे स्रोत जो आंकड़े पेश करते हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े बहुत ही दुखद हैं। 2001 से 2006 के बीच मात्र 5 वर्षों के भीतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 8,900 किसानों ने अपनी जान दे दी। ये केवल एक आर्थिक विफलता नहीं थी, ये एक भयानक सामाजिक त्रासदी थी। इसने पूरी शासन व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। ये स्पष्ट हो गया कि जब मुक्त बाजार की ताकतें ग्रामीण भारत के सबसे कमजोर वर्ग से टकराती हैं तो केवल सरकारी दया काफी नहीं होती। और इसी गहरे संकट से बाहर निकलने के लिए एक नई सोच का जन्म हुआ, जिसे राइट्स बेस्ड अप्रोच या अधिकार आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। ये भारतीय नीति निर्माण में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। राज्य ने ये समझा कि लोगों को जिंदा रखने के लिए केवल योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकार देने होंगे। और इसी सोच के तहत 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA लाया गया। हाँ, इस अधिनियम ने ये तय किया कि भोजन पाना अब सरकार की कोई खैरात नहीं है, बल्कि देश के 80 करोड़ लोगों का कानूनी दावा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज की गारंटी दी गई। और इसी अप्रोच के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भी लाया गया, जिसने ग्रामीण भारत में हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार का लीगल राइट दिया है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार यानी RTI और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून आए। मनरेगा में सोशल ऑडिट का जो प्रावधान था वो बहुत ही क्रांतिकारी था। सोशल ऑडिट मतलब? इसका मतलब था कि पंचायत में जो काम हो रहा है उसकी जांच कोई सरकारी अधिकारी नहीं करेगा, बल्कि गांव की जनता खुद करेगी। इन कानूनों ने ग्रामीण भारत के लोगों को
सिर्फ लाभार्थी से बदलकर अधिकार रखने वाले नागरिक में बदल लिया। ये संरक्षण से सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण विकास की कहानी सिर्फ खेतों, हाइब्रिड बीजों, एमएसपी या ट्रैक्टरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक दास्तान है। ये एम.एन. श्रीनिवास की प्रबल जातियों के वर्चस्व की कहानी है। ये कुटुम्बश्री की उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने 10-10 रुपए जोड़कर एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये मनरेगा जैसे अधिकारों के बीच चल रही एक निरंतर रस्साकशी है। ये अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति का एक ऐसा जाल है जिसे समझे बिना हम भारत के भविष्य की कोई भी तस्वीर नहीं बना सकते। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के विचार के लिए एक ऐसा तथ्य छोड़ना जरूरी है जो हमारे स्रोतों में गहराई से छिपा है, लेकिन जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती। आप नए ग्रामीण अभिजात वर्ग या न्यू रूरल एलिट्स के उदय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे डेटा दिखाते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश या गुजरात के कुछ हिस्सों में जिन संपन्न किसानों ने हरित क्रांति या कैश क्रॉप से भारी मुनाफा कमाया, उन्होंने उस पूंजी को वापस खेती में नहीं लगाया। तो उन्होंने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल संस्थान और प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए किया। उन्होंने उस कृषि पूंजी से शहरी व्यवसाय खड़े किए। ओहो। और आज उनके बच्चे उन्हीं संस्थानों से पढ़कर आईटी सेक्टर में व्हाइट कॉलर नौकरियां कर रहे हैं। वे अब ग्लोबल मध्य वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। देखा जाए तो पूंजी का ये पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक पूरी तरह से नई संरचना बना रहा है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर गांव की सारी दौलत, सारा निवेश और सारी प्रतिभा शहरों की तरफ, आईटी जॉब्स और बिजनेसेस की तरफ जा रही है, तो आने वाले समय में गांव का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गांव सिर्फ ऐसे खाली ढांचे बनकर रह जाएंगे जहां केवल वही लोग रहते हैं जो शहर नहीं जा सके? या क्या हमारे गांव अंदर ही अंदर शहर की अर्थव्यवस्था में विलीन नहीं होते जा रहे? ये विकास की उस पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस बदलती हुई तस्वीर के हर पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि जो भोजन हमारी प्लेट तक पहुंच रहा है वो सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि इन जटिल सामाजिक और आर्थिक संघर्षों से होकर गुजरता है। इस विस्तृत और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर विचार करते रहिए।